हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोटा स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर 7 देखने वाले हैं, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसके पहले जो चैप्टर 6 था उसे हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर नहीं देखें तो प्लीज उसे पहले देख लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड जहां एनसीईआरटी सिलेबस है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यह जो वीडियो है पार्ट 1 होने वाला है। तो पार्ट 1 में हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सुरक्षा क्या है, और उसके बाद पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर होते हैं उसे समझेंगे। फिर देखेंगे पारंपरिक धारणा जिसमें बाहरी सुरक्षा, और पारंपरिक धारणा में आंतरिक सुरक्षा, ये दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। और अंत में देखेंगे शक्ति संतुलन, कि शक्ति संतुलन क्या होते हैं। तो पार्ट 1 में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सुरक्षा आखिर क्या है। सुरक्षा, जिसे हम अंग्रेजी में सिक्योरिटी कहते हैं, इससे क्या मतलब होता है। तो लिखता है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी हानि से बचाव करने की क्रिया है। हानि मीन्स लॉस, जो नुकसान होता है उससे बचने की क्रिया है सुरक्षा। और व्यवस्था को कहते हैं, यानी जो सुरक्षा है हानि से बचाव की क्रिया है। यह व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या ऐसी किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयोग हो सकती है जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। यानी हर वो चीज जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता हो, चाहे वो वस्तु हो या फिर कोई जगह हो या फिर कोई व्यक्ति हो या फिर स्थान हो, निवास हो या फिर कोई देश ही क्यों ना हो या फिर कोई संगठन ही क्यों ना हो, हर वो चीज जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसे लॉस किया जा सकता है, तो उसके लिए सुरक्षा जरूरी हो जाते हैं। सुरक्षा का रिश्ता बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। यानी जो सुरक्षा है उसका जो रिश्ता है बड़े गंभीर खतरों से, यानी सुरक्षा के मैटर पे हमें गंभीरता दिखानी होती है, हमें थोड़ा गंभीर होना होता है। और क्यों? क्योंकि ऐसे खतरों को अगर न रोके गए, इन्हें रोकने के उपाय नहीं किए गए, तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को, जो सेंट्रल पावर्स हैं, उनको क्षति पहुंचा सकती है। तो ये जरूरी हो जाता है सुरक्षा। अगर दूसरे शब्दों की बात करें, दूसरे शब्दों में, तो सुरक्षा का जो मोटा मोटी अर्थ होता है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरे से आजादी होता है। अगर हम खतरे से आजाद हैं तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है, तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ यही होता है, खतरे से आजादी। अब हम देखेंगे पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में अंतर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पारंपरिक सुरक्षा आखिर होता क्या है। तो लिखता है सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के इस्तेमाल की आशंका से संबंध है। यानी जो पारंपरिक सुरक्षा है वो सैन्य बल के प्रयोग से, जिसमें सैन्य सैन्य बल का प्रयोग किया जाता हो, सैनिक ताकत का इस्तेमाल किया जाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पारंपरिक सुरक्षा। क्योंकि पारंपरिक सुरक्षा में सैन्य बल का इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है। ये जो धारणा है सुरक्षा की परंपरागत धारणा, इसमें ऐसा अक्सर माना जाता है कि जो सैन्य बल है उस सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है, और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम भी रखा जा सकता है। यानी सैन्य बल से सुरक्षा को तो खतरा पहुंचता है, लेकिन अगर सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम भी रखा जा सकता है, ऐसा बात की जा रही सुरक्षा की परंपरागत धारणा के अंतर्गत। तो हमने देखा क्या कि सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा है उसमें दो चीजों पर बल दिया जाता है। एक तो यह कि सैन्य बल से इसको खतरा पहुंचता है, और दूसरा कि सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम भी रखा जा सकता है। तो ये हो गया पारंपरिक सुरक्षा। अब देखेंगे कि अपारंपरिक सुरक्षा। अपारंपरिक सुरक्षा में क्या कहता है? तो लिखता है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में
मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया गया है। वहीं देखें पारंपरिक सुरक्षा में क्या था, तो सैन्य बल को खतरा माना जाता था, लेकिन सैन्य बल के माध्यम से ही सुरक्षा को कायम भी रखा जा सकता था। लेकिन यह जो देख रहे हैं अपारंपरिक सुरक्षा में क्या कहता है कि जो मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले जितने भी खतरे हैं, व्यापक खतरे हैं, और जितने भी खतरों से संबंधित आशंकाएं हैं, उन्हें शामिल किया जाता है किसमें, तो अपारंपरिक सुरक्षा में। यानी इसमें सैन्य बल को खतरा नहीं माना जाता है, बल्कि मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों को इसमें रखा गया है। इसमें मानवता की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें सैन्य बल को मान्यता नहीं है, इसमें सैन्य बल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें मानवता की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिए अपारंपरिक सुरक्षा विशेष हो जाता है। इसलिए इसको मानवता की सुरक्षा कहते हैं या फिर विश्व रक्षा कहा जाता है। यह जो अपारंपरिक सुरक्षा है, अपारंपरिक सुरक्षा को मानवता की सुरक्षा कहते हैं या फिर विश्व रक्षा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले के लिए उजागर करते हैं। ठीक है, आगे लिखता है कि गठबंधनों का निर्माण करना। जितने भी गठबंधन होते हैं, ट्रीटी होती है, संधियां होती हैं, तो उनका गठबंधनों का निर्माण करना या फिर उनको बनाए रखना एक सतत तरीके से, ये सभी जो होते हैं परंपरागत सुरक्षा में आता है, न कि अपरंपरागत सुरक्षा में। तो गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना परंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हमने देखा पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में एक मोटा मोटी अंतर जो होते हैं उसे हमने समझने का प्रयास किया है। अब देखेंगे पारंपरिक धारणा, जिसे हम बाहरी सुरक्षा कहते हैं या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि बाहरी सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा कहलाता है। तो पारंपरिक धारणा के अंतर्गत हम इसे देखेंगे। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अभी जस्ट हमने बताया क्या कि जो पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत क्या होता है? तो इस खतरे का जो स्रोत होता है कोई दूसरा मुल्क होता है। जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत के लिए पारंपरिक धारणा यानी बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत हमें किन से खतरा है? आखिर हमें सुरक्षा चाहिए तो किसी न किसी देश से खतरा तो होगा ही। तो हमें पाकिस्तान से खतरा है, चीन से खतरा है, अफगानिस्तान जैसे देशों से खतरा है। तो हमें किसी अन्य बड़े देशों से, शक्तिशाली देशों से खतरा होते हैं, तभी तो हमें सुरक्षा की जरूरत होती है। तो यही बोल रहा है कि हमें दूसरे मुल्क से खतरा होता है, और ये मुल्क चाहे तो हमें सैन्य हमला कर सकता है या फिर सैन्य हमले की धमकी दे सकता है। हमारी संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। यानी भारत के लिए या फिर अन्य किसी भी देश के लिए उसके संप्रभुता पे, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे जो मेन किसी भी देश के लिए जो मूलभूत तत्व होते हैं, उनको खतरा पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है स्वतंत्रता से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन एक संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश या फिर राज्य जो स्वतंत्र, दरअसल पॉलिटिकल भाषा में देश को राज्य ही कहा जाता है। तो लिखेगा कि संप्रभुता हम उसे कहते हैं जिसके माध्यम से कोई भी राज्य, यहाँ राज्य का मतलब देश हो रहा है, ठीक है। तो आप राज्य से देश का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो राज्य का मतलब देश समझेंगे। तो कोई भी देश जब किसी अन्य देश के दबाव में, दूसरे देश के दबाव में न रहे, यानी उसके दबाव में कोई भी कार्य ना करे, स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर अपने फैसले खुद ले, तो उसे हम संप्रभु कहते हैं, ठीक है। तो संप्रभुता का अर्थ देखा जाए तो इसका जो मुख्य अर्थ होगा, हम दूसरे देश के दबाव में ना रहें, ठीक है। तो अपनी संप्रभुता का मतलब समझ लिया, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता तो आप समझते ही हैं। तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। आगे लिखता है कि सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। अब जैसे में मान लीजिए कि कोई भी देश अगर सैन्य कार्रवाई करता है, अगर भारत ही चाहे तो किसी अन्य देश पे अगर आक्रमण करता भी है, तो दोनों देशों के नागरिकों को जीवन को खतरा तो पहुंचता ही है, उनको तो खतरे की संभावना बढ़ जाती है। और विशेषकर उन लोगों को जो बॉर्डर के किनारे रह रहे हैं, बॉर्डर के नजदीक वाले एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा पहुंचता है, इसमें कोई मतलब वैसा बात नहीं है, ठीक है। अक्सर निहत्थे और औरत, आम औरत मर्द जो
वहाँ के आम नागरिक होते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनको जंग का निशाना बनाया जाता है, युद्ध में उसे मारा जाता है, आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में तीन ऑप्शंस होते हैं, तीन विकल्प होते हैं। वो तीन ऑप्शंस क्या हैं? तो किसी भी देश के पास अगर युद्ध हो रहे हो तो युद्ध की स्थिति में तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला, तो चाहे तो सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, यानी हार मान ले कि भैया हमने हार मान लिया है, हम आपसे युद्ध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम पहले युद्ध करने से पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि हम सब सक्षम नहीं है आपसे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन यही होता है कि हम तो आत्मसमर्पण कर लें। या फिर हो सकता है कि दूसरे पक्ष की बात, जो जिस देश से युद्ध हो रहा है उस देश से उसकी बात को मान ले, ठीक है। तो इस स्थिति में भी युद्ध को रोका जा सकता है और युद्ध होने से बचा जा सकता है, ठीक है। यानी दूसरे पक्ष की बात को मान लेना, यह एक ऑप्शन हो सकता है ताकि युद्ध रुक जाए, ठीक है। या फिर तीसरी स्थिति क्या हो सकता है? तो तीसरा स्थिति हमलावर को पराजित कर देना, या फिर इतने आप सक्षम हैं तो जो युद्ध आपसे कर रहा है उसको हरा दीजिए, तो आप क्या हो जाएंगे, हमलावर को पराजित करके आप विजय हो जाएंगे, युद्ध जीत लेंगे। तो आपके पास ये तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला क्या कि आप सरेंडर कर दें, आपको अपने आप को आत्मसमर्पित कर दें दूसरे देश के सामने, या फिर जिस देश से युद्ध किया जा रहा है उस देश के जो मुख्य मांगे हैं उस मांगों को मान लें, यानी दूसरे पक्ष की बात को मान लें बिना युद्ध किए। और या फिर तीसरा कि उस देश को ही हरा दें, युद्ध में पराजित कर दें। तो ये तीन ऑप्शंस होते हैं किसी भी देश के पास युद्ध की स्थिति में। आगे लिखता है कि परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है जिसे शक्ति संतुलन कहते हैं, ठीक है। शक्ति संतुलन को हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं पारंपरिक धारणा में आंतरिक सुरक्षा। इसके पहले हमने देखा पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा, जिसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा भी कहते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा, यानी देश के अंदर की सुरक्षा। कोई भी देश होता है तो उसके सामने सुरक्षा की दो चुनौतियां मौजूद होती हैं, ठीक। एक तो देश से बाहर की सुरक्षा जो अन्य देशों से खतरे होते हैं, और एक देश के अंदर की सुरक्षा जो वहीं खुद देश के अंदर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की खतरे उत्पन्न होते हैं किसी भी देश में, चाहे तो आंतरिक सुरक्षा की बात किया जाए या फिर बाह्य सुरक्षा। तो फिलहाल हम यहाँ आंतरिक सुरक्षा देखेंगे, क्योंकि मैंने बाह्य सुरक्षा आपको पिछले की स्लाइड में बता दिया था, ठीक है। तो लिखता है सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता, सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है। जो अंदरूनी सुरक्षा है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे भी है सुरक्षा की परंपरागत धारणा। सन 1945 के बाद, सन 1945 के बाद ऐसा लगने लगा, ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न है। ध्यान से समझिए, बता रहा है कि 1945 के बाद ऐसा सभी देशों को लगने लगा कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति थी और दूसरी महाशक्ति कौन थी? तो सोवियत संघ। ये दोनों देश अपनी सीमा के अंदर क्या हो रहे हैं? तो एकीकृत हो रहे हैं और शांति संपन्न है, यानी यहाँ सभी लोग सुख शांति से रह रहे हैं, कोई भी वाद विवाद जैसी स्थितियां नहीं है, कोई भी कलह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो देश थे, दोनों महाशक्तियां थी, सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न है। अधिकांश पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इन देशों को अपने अंदर के नागरिकों से कोई खतरा नहीं था, या फिर किसी भी समुदाय से कोई खतरा नहीं था। यानी यहाँ किसी भी तरह के भेदभाव या फिर कोई भी कलह की स्थिति, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे। अर्थात ये सभी देश अपने अंदर शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे, विशेषकर अमेरिका और सोवियत संघ, जो दो महाशक्तियां थी, ठीक है। तो इन्हें कोई गंभीर खतरा भी नहीं था। इस कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया। अब जब इनके देश के अंदर कोई खतरा नहीं है, विशेषकर सोवियत संघ और यूएसए के सामने, तो जब इनके अंदर कोई खतरा नहीं है तो ये देश के बाहरी जो खतरे होंगे उन पे ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है भाई, हमारे देश के अंदर सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, कोई भी युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, तो कोई भी देश चाहेगा ना कि हम अपने जो बाहरी सुरक्षा है उसे हम अच्छा करें, बाहरी सुरक्षा को मजबूत करें। और जो बाहरी सुरक्षा की बात आती है तो हम विश्व के अन्य देशों की बात करते हैं, यानी हमसे कितने ज्यादा हमारे जो पड़ोसी देश हैं कितने ज्यादा मजबूत हैं, उनके पास कितनी ज्यादा आर्थिक शक्ति है,
कितने हथियार हैं, कितने सैनिक हैं, तो ये सभी चीजें देखते हैं। तो जब किसी भी देश के अंदर शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक सभी चीजें चल रही होती हैं, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे होते हैं, तो कोई भी देश अपना जो ध्यान होगा सीमा पार के खतरों पर केंद्रित करेगा। और ऐसा किया भी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने। उन्होंने अपने जो सुरक्षा की बात थी उन्हें सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया कि क्या हमें सुरक्षा के अंतर्गत हमें कहीं बाहरी देशों से खतरा तो नहीं है। तो इन देशों को ऐसा जान पड़ा। अब जो ये देश थे, इन देशों के सामने आखिर बाहरी खतरे क्या थे। अगर देश के अंदर सब चीज ठीक ठाक चल रहा है तो आखिर इन देशों ने, इन जो दो देश थे यूएसए और सोवियत संघ, तो इन देशों ने आखिर क्या सोचकर बाहरी खतरे का जो मन बना लिया कि चलो हम अपने बाहरी खतरे को सुनिश्चित करते हैं कि हमें कहीं बाहरी देश से तो खतरे नहीं हो रहे हैं। तो लिखता है इस शीत युद्ध के दौर में देखिए, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इन देश के सामने बाहरी खतरे क्या थे या फिर पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा, ये सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं चैप्टर वाइज, और वहीं से हमने हूबहू इसे लिखा है। ठीक है, तो अगर आप इसके बाद वीडियो देखने के बाद अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ते भी हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपने बुक पढ़ भी लिया है और वीडियो देख रहे हैं तो आपको अभी भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिखे गए हैं, कहीं और कहीं से भी नहीं लिखा गया। ठीक है, तो आप ज़्यादा ये मत सोचिए कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं हूबहू आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो लिखता है कि इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे, आखिर बाहरी देशों के खतरे के मायने क्या थे। तो लिखता है कि शीत युद्ध के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला कौन सा गुट, तो पश्चिमी गुट, और सोवियत संघ के अगुवाई वाला जो साम्यवादी गुट था, ये एक दूसरे के आमने सामने थे। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था 1945 से 1991 तक, तो ये जो सोवियत संघ थे और अमेरिका थे, ये एक दूसरे के सामने थे, यानी लड़ाई के मूड में थे, युद्ध करने की स्थितियां थी उस दौरान। तो कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में खून खराबे की चिंता सता रही थी। देखिए यहाँ एक वर्ड आ रहा होगा, उपनिवेश। तो आप उपनिवेश का मतलब नहीं समझते हैं तो मैं बता देता हूँ कि उपनिवेश का मतलब, देखिए एक एग्जाम्पल से, जैसे ये इंग्लैंड है, ठीक है, और ये भारत है। ठीक है, चूंकि जगह नहीं है तो मैप नहीं बन पाएगा, तो समझ लीजिए कि ये क्या है, यूके है, और ये क्या है, तो भारत है। तो यूके ने भारत को गुलाम बना कर रखा, हम सभी जानते हैं भारत को गुलाम बना कर रखा था इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने। तो भारत जो है इंग्लैंड के लिए उपनिवेश होगा। क्यों उपनिवेश होगा, क्योंकि ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने भारत को गुलाम बना कर रखा। तो जिस देश ने गुलाम बना कर रखा है और जिससे गुलाम बनाया गया, जैसे भारत को गुलाम बनाया गया, तो भारत उपनिवेश है। किसके लिए उपनिवेश है, तो ब्रिटेन के लिए उपनिवेश है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही भारत को गुलाम बनाया था विशेषकर। ऐसे तो और भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने भारत पर राज किया, विशेषकर देखा जाए तो ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया। तो भारत क्या था, ब्रिटेन के लिए उपनिवेश था। तो उपनिवेश का सीधा सा मतलब यही होता है, यानी कोई भी देश जिसका गुलाम रह चुका हो। ठीक है, तो यूरोपीय देशों के सामने एक चिंता सता रही थी कि उनके उपनिवेशों में जिन देशों पर वे गुलाम बनाए हुए थे, जिन देशों को अपने कब्जे में किए हुए थे, उन पे शासन कर रहे थे, तो उन्हें ऐसी चिंता सता रही थी कि हमारे गुलाम बनाए गए देश में भी खून खराबे की स्थिति हो सकती है। ऐसी उनकी चिंता सता रही थी, उनको टेंशन हो रहा था। कुछ नव स्वतंत्र देश जो अभी हाल ही में आजाद हुए थे, नए नए आजाद हुए थे, उन देशों को, नव स्वतंत्र देश जो थे, यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक न एक के सदस्य बन गए। अब जो कुछ नए नए देश बने थे, आजाद हुए थे, वो सभी देश बढ़ती गुटबाजी के दौरान सभी देश कहीं कुछ न कुछ गुटों में विभाजित थे। यानी कुछ गुट तो पश्चिमी गुट में चले गए और कुछ साम्यवादी गुट में चले गए। यानी जो भी देश आजाद हुए उस दौरान वो कोई ना कोई गुट को ज्वाइन कर लिया। कुछ देशों ने पश्चिमी गुट में ज्वाइनिंग ले लिया तो कुछ देशों ने साम्यवादी गुट में ज्वाइनिंग ले लिया। लेकिन कई सारे ऐसे देश भी थे, जिसमें भारत भी है और अन्य कई सारे भी देश थे, जिन्होंने तटस्थ रहने का प्रयास किया, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। तो यही कहना चाह रहा है कि कुछ नव स्वतंत्र देश जो थे, यूरोपीय ताकतों के समान यूरोपीय देशों के दबाव में आकर एक न एक गुट के सदस्य बन गए।
ठीक है, यानी किसी न किसी गुट के सदस्य बन गए, पश्चिमी गुट, साम्यवादी गुट, या फिर कई सारे देश तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसमें भारत भी शामिल था उसमें भी शामिल हो गए। यानी सभी देशों ने किसी न किसी गुट को ज्वाइन कर लिया, किसी न किसी ग्रुप में शामिल हो गए। तो लिखता क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया 1945 में, तो उसके बाद जितने युद्ध हुए उसमें एक तिहाई युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेवार रहा। यानी बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन उसमें जो एक तिहाई अगर युद्धों की हम बात कर लें तो इसके लिए शीत युद्ध जिम्मेवार रहा। जो कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध था, वो जिम्मेवार रहा। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध के कारण ही, शीत युद्ध के दौरान ही ये सारे युद्ध हुए थे, उसी के कारण ये सारे युद्ध हुए थे, तो शीत युद्ध उसके लिए जिम्मेवार रहा। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले दो मायनों में विशिष्ट थी। यानी एशिया और अफ्रीका की अगर हम बात करें तो एशिया और अफ्रीका में जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नए नए आजाद हुए थे अभी अभी, उनके सामने भी सुरक्षा की चुनौतियां थी। और ऐसा नहीं है कि यूरोपीय देशों के सामने चुनौतियां नहीं थी, तो यूरोपीय देशों के सामने भी चुनौतियां थी, लेकिन जो एशिया और अफ्रीका के देशों के सामने जो चुनौतियां थी वो दो मायनों में यूरोपीय देशों से विशिष्ट थी। पहला क्या, तो इन देशों के सामने, जो यूरोपीय और अफ्रीका के जो नए नए आज़ाद हुए देश थे, उन देशों के सामने अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी। क्योंकि ये भी देश जो थे नए नए आज़ाद हुए हैं, इन्हें डर था कि कोई कहीं ना हमें पड़ोसी देश से हमला आ जाए और हमें युद्ध करना पड़ जाए, वो हमें फिर से गुलाम न बना ले पड़ोसी देश। तो इन देशों को पड़ोसी देश से ज़्यादा डर था। और दूसरा कारण क्या था, जो दूसरा मायने थे, वो था कि इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी। यानी इन्हें यह भी डर था, पहला डर क्या था, पहला डर था कि हम ऐसा ना हो कि हम पे पड़ोसी देश हमला कर दें, और दूसरा डर था कि इस देश के अंदर ही जो जो भी देश आजाद हुए थे उस देश के अंदर ही सैन्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। यानी सेना ही ना तख्ता पलट कर दे, या फिर सेना का शासन ना हो जाए, या फिर यहाँ के जो नागरिक है आपस में भिड़ न जाए किसी भी भेदभाव को लेकर। तो ये सारे अंदरूनी संघर्ष की भी चिंता सता रही थी, और बाहरी सुरक्षा के खतरे भी अपने चरम पे थे। तो ये दो जो टेंशन थे उनको बने बने रह रहे थे एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश थे उन्हें। इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इन देशों को तो सीमा पार से खतरा था ही। क्यों? क्योंकि अभी ये नए नए आजाद हुए थे और इन्हें शक्तिशाली देशों से खतरे का डर था। तो इन्हें सीमा पार से खतरे का तो डर था ही, विशेषकर उन देशों से, पड़ोसी देशों से, साथ ही साथ भीतर से भी खतरे की आशंका थी। यानी इनको तो पड़ोसी देशों से खतरा था, साथ ही साथ भीतर से भी खतरे की आशंका थी, अंदरूनी खतरे की भी चिंता इन्हें ज्यादा थी। सन 1946 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई। यहाँ पे एक टर्म देख रहे होंगे, एक शब्द देख रहे होंगे, गृह युद्ध। आखिर गृह युद्ध क्या होता है? तो गृह युद्ध उसे कहते हैं जब कोई भी देश, मान लीजिए भारत है, ठीक है, तो भारत के अंदर अगर लड़ाई होने लगे, कोई भी दो हिंदू मुस्लिम लड़ पड़े, सिख ईसाई लड़ पड़े, यानी किसी भी कारण से, धार्मिक कारण से या फिर सामाजिक भेदभाव की स्थिति से या फिर आर्थिक कारण से अगर कोई भारत के अंदर एक बड़े स्तर पे विद्रोह होते हैं, संघर्ष होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध। गृह युद्ध मीन्स घर के अंदर ही लड़ना। तो भारत भी एक समान घर के समान ही है। तो अगर घर किसी भी देश के अंदर कोई लड़ाई हो रही हो और बड़े पैमाने पर हो रही हो तो उसे हम कहते हैं गृह युद्ध। यानी अपने ही देश के अंदर लड़ते रहना गृह युद्ध कहलाता है। तो 1946 से 1991 के बीच जो गृह युद्ध थे, गृह युद्ध की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। यानी पिछले 200 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 200 वर्षों में ऐसा गृह युद्ध नहीं हुए थे जितना 1946 से 1991 के बीच में देखा गया। ठीक है, इस तरह पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। ये जो युद्ध हो रहे थे पड़ोसी देशों से और आंतरिक संघर्ष, ये जो दो महत्वपूर्ण कारक है, आंतरिक संघर्ष और पड़ोसी देशों से युद्ध, जो खतरे के मेन कारण थे। इन नव स्वतंत्र देशों के जो नए नए आजाद देश हुए थे उनके सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। आखिर किस तरह से इन्हें निपटाया जाए? एक तो पड़ोसी देशों से खतरे की आशंका है, साथ साथ आंतरिक संघर्ष की भी चिंता है,
अंदरूनी संघर्ष की भी चिंता है। तो ये सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी नव स्वतंत्र देशों को, खासकर एशिया और अफ्रीका के देशों को। अब हम देखेंगे अंत में शक्ति संतुलन। मैंने बताया था कि शक्ति संतुलन को इसी वीडियो में देखेंगे, कवर करेंगे। तो हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है शक्ति संतुलन। आखिर शक्ति संतुलन होता क्या है? शक्ति मीन्स होता है पावर, ठीक है, और संतुलन मीन्स होता है बैलेंस करना, यानी किसी भी चीज, शक्ति को बैलेंस करना, पावर को बैलेंस करना, ठीक है। आखिर पावर को किस प्रकार बैलेंस किया जाता है, शक्ति संतुलन होता क्या है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखता है अपने पड़ोसी देशों को देखने पर पता लगता है। क्या पता लगता है? जितने भी हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं उनको देखने पर पता लगता है कि कुछ देश तो ताकतवर हैं और कुछ देश तो कमजोर भी हैं। यानी जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत का अगर आपने वर्ल्ड मैप देखे होंगे तो भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, चीन भी आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये सभी देश आते हैं। तो उनमें से अगर सबसे शक्तिशाली देश की बात करें तो कौन है? चीन है। चीन ही सबसे ताकतवर देश है। तो यही बात बोल रहा है कि पड़ोसी देशों को देखने पर ऐसा जान पड़ता है, मालूम पड़ता है कि कुछ देश तो पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, और कुछ देश कमजोर भी हैं। जैसे ताकतवर में चीन हो गया, और कमजोर की बात करें तो श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे कमजोर देश हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, ज्यादा सुदृढ़ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या अंदाजा होता है? ऐसे में हमें यह अंदाजा हो जाता है, हमें यह आइडिया लग जाता है कि भविष्य में हमें किसी से खतरा होगा। उसी से खतरा ना होगा जो शक्तिशाली है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत ज्यादा सेना है, बहुत ज्यादा हथियार है, उसी देश से खतरे होंगे, ठीक है। तो ऐसे में हमें अंदाजा हो जाता है कि भविष्य में हमें किस देश से खतरा हो सकता है, यानी कौन से देश हम पे वार कर सकता है, हमसे युद्ध ले सकता है, युद्ध कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, ठीक है। हमें यह आइडिया लग जाता है कि नहीं लग जाता है? लग जाता है। इस कारण प्रत्येक देश अपनी मौजूदा ताकत को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसी सोच के कारण कि हम तो पड़ोसी देश से आक्रमण में शामिल हो जाएंगे और हमें पड़ोसी देश आक्रमण करके जीत लेगा, हम पे शासन करेगा। तो इसी डर को मिटाने के लिए जो सभी देश हैं अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हथियार बढ़ा रहे हैं, शक्तिशाली होने का प्रयास कर रहे हैं, टैंक बढ़ा रहे हैं, गोले बारूद इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं, और ताकतवर देश के बराबर होने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। जैसे भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो भारत भी चीन के बराबर ताकतवर होने का प्रयास करता रहता है हमेशा भी, और अभी भी कर रहा है, और हम अभी जो है लगभग चीन के भी बराबर हो चुके हैं। अभी वर्तमान में 2023 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो वो समय दूर नहीं जब हम भी चीन के समान ताकतवर हो जाएंगे। फिलहाल अभी चीन ही सबसे शक्तिशाली है हमारे पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो, ठीक है। तो ताकतवर देश के बराबर होने का प्रयास करता है कोई भी देश, चाहे भारत हो या फिर अन्य कोई भी देश हो, वो अपने पड़ोसी देशों के बराबर ताकतवर होने का प्रयास करता है। और जब वह उस देश के बराबर ताकतवर हो जाता है तो यह शक्ति संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्ति संतुलन कहलाता है। यानी जब कोई भी देश एक ताकतवर देश के बराबर पावर ले लेता है, उसके पास शक्तियां आ जाती हैं, उतने सक्षम हो जाता है ताकि वो पावर शक्तिशाली देश का मुकाबला कर सके, तो इसे हम शक्ति संतुलन कहते हैं। क्या? जब वही देश पहले कमजोर था, ठीक है, लेकिन बाद में अपनी शक्तियां बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, और जब एक उस ताकतवर देश के बराबर हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम शक्ति संतुलन कहेंगे, क्योंकि दोनों देश अब शक्ति के मामले में, पावर के मामले में क्या हो गए? तो बराबर हो गए, ठीक है, इक्वल हो गए। तो इसे हम क्या कहेंगे? शक्ति संतुलन कहेंगे। परंपरागत सुरक्षा नीति। परंपरागत सुरक्षा नीति का अगला तत्व क्या है? तो गठबंधन बनाना है, कोलेशन बनाना है, यानी ग्रुप बनाना है, ठीक है। और गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं, हम सभी जानते हैं कई देश शामिल होते हैं, और सैन्य हमले को रोकने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। समवेत मतलब एक समान रूप से, एक समान रूप से कदम उठाते हैं, मिलजुल कर कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है, यानी अधिकांश जो गठबंधन बनाए जाते हैं वो एग्रीमेंट के तहत बनाए जाते हैं, संधि के तहत बनाए जाते हैं, और इसे औपचारिक रूप मिलता है, ठीक है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में, किसी भी देश या फिर गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। लिखता क्या है कि अगर कोई भी देश या फिर कोई भी गठबंधन, कोई भी देश
किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए क्या बनाते हैं, तो गठबंधन का निर्माण करते हैं, ताकि कोई भी देश के जो पावर है उसका बढ़ोतरी हो सके। और गठबंधन जो होते हैं राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, यानी हर देश गठबंधन में शामिल क्यों होते हैं, अपनी कुछ मंशा के कारण शामिल होते हैं, उनकी कुछ हिस्सा होती है कि हम इस ग्रुप में शामिल होंगे, इस गठबंधन में शामिल होंगे तो हमें ये सारे फायदे मिलने के देखने को मिलेंगे, ठीक है, सॉरी, देखने को मिलेंगे। तो इसी सोच के कारण तो गठबंधन में शामिल होते हैं। यानी कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर गठबंधन में शामिल होते हैं, और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। यानी जब अपना प्लानिंग चेंज कीजिएगा तो प्लानिंग के तहत आपका जो एम होगा, जो आपका उद्देश्य होगा, वो भी बदल जाएगा। तो ये हम बोल रहा है कि राष्ट्रीय हित बदल जाते हैं। जब राष्ट्रीय हित बदलेंगे तो गठबंधन भी बदल जाएंगे, क्योंकि गठबंधनों का निर्माण ही क्यों किया जाता है, गठबंधन का निर्माण इसलिए किया जाता है, किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। हम सभी जानते हैं कि अंदर जितना खतरा नहीं होते हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरे और भयानक खतरे तो उसकी सीमा के बाहर से होते हैं। ऐसा ना हो कि कोई देश आक्रमण कर दे, हम पे परमाणु बम फोड़ दे, ठीक है। तो हमें ज्यादा आशंका यही होती है कि हमें कोई बाहरी देश हम पे हमला न कर दे, ठीक है। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इसकी जो वजह क्या है, तो उसकी वजह की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही है ऐसी। इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत भी नहीं है, कोई सेंट्रल पावर भी नहीं है जो ऐसी चीजों को रोक सके, जो देश के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो, उस पर कंट्रोल लगा सके, ताकि कोई भी देश ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे, ठीक हो। लेकिन कोई भी केंद्रीय ताकत नहीं है, हम सभी जानते हैं। विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, कोई केंद्रीय पावर नहीं है जो इन सब के ऊपर हो, सबसे ऊपर हो और सभी चीजों को नियंत्रण में रखता हो। कोई वर्ल्ड लेवल पे ऐसे संगठन नहीं है, कोई संस्था नहीं है, ठीक है। अंततः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। अगर हम बात करें तो विश्व में वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे हर देश, चाहे वो भारत हो, चीन हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो या फिर रूस हो, कोई भी देश, हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उसे ही उठानी पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भारत देश है तो भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका उठाएगा, भारत पे कोई भी आक्रमण होगा तो भारत जाएगा अमेरिका से कहने कि भाई हमें बचा लीजिए, हम पे आक्रमण हो रहा है। ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत सहायता मिल सकता है, लेकिन अपनी सुरक्षा खुद अब स्वयं ही करनी पड़ेगी, यही बहुत बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है चैप्टर 7 का, वो कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं हूबहू आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, और हमें आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक होने वाला है। और वीडियो में जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। So thanks for watching. Have a great day.